तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? जिससे हमें प्रॉफिट हो। हाँ, प्रॉफिट हो। आई मीन इन्वेस्ट हम तभी करते हैं जब हमें प्रॉफिट हाँ, हो। मतलब हम अपने स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बताया था ना हाँ, कि हाँ, स्टॉक को हमें मेंटेन रखना पड़ता है। कैसे मेंटेन रखते हैं? जब वो सपोज करिए मेरी एक शॉप है, मैं वो रिवाइज करा रही हूँ, हालांकि मैं बता चुकी हूँ। पढ़ा नहीं ना? बताओ। रोटी नहीं बनानी? आपकी एक शॉप है, ठीक है, तो आपको मतलब उसमें ये सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या चीज मेरे पास है, क्या स्टॉक में नहीं है, क्या खत्म हो चुकी है। सपोज करिए मेरा स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है, मतलब मेरे गुड्स खत्म हो गए है ना, तो हाँ। उस गुड्स को मेंटेन करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सपोज करिए कि मेरे पास, मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल भी लिया था कि मेरी एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप में अगर गुड्स खत्म हो गए हैं प्रॉपरली, तभी थोड़ी मैं उसे वापस से उसमें डालूं, चलो भाई 1 रुपए की चीज भी खत्म हो जाए लास्ट, तब दुकान में पैसा इन्वेस्ट होगा। ऐसे तो नहीं होता ना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आपका जो होगा डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, फुलफिल नहीं कर पाएंगे। डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? आपकी इनकम लो हो जाएगी, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है? जैसे 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 आपका स्टॉक खत्म होता जाता है, आपको धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट भी साथ में करना होता है। वो हमारा इन्वेस्टमेंट था जो हमने पढ़ लिया था। अब इन्वेस्टमेंट के बाद आता है इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। फिक्स इन्वेस्टमेंट समझते हो क्या होता है? फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप हमेशा नहीं करते, ठीक है, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कंटिन्यू नहीं होता है, जैसे कि प्लांट और मशीनरी या लैंड, ठीक है। सपोज करिए कि मैंने कैपिटल खरीद ली, तो ये मैंने खरीद ली, मेरा एक फिक्स इन्वेस्टमेंट हुआ ना, तो अब ऐसा तो नहीं है कल को फिर लैंड खरीद लूंगी मैं। इसमें अगर मैंने, मान लो मेरी फैक्ट्री है, मैं इंस्टॉलेशन मतलब बिस्किट बनाती हूँ या मैं कुछ भी बनाती हूँ, प्रोडक्शन करती हूँ किसी चीज़ का, तो उसमें मैंने लैंड खरीदा, वो फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदी, उसके बाद मैंने मशीन्स का इंस्टॉलेशन कराया, तो ये मेरा फिक्स इन्वेस्टमेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज करा रही कल फिर और करवा, थोड़ी सी मशीन और लगा लो, भाई इतना, भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जो हम हैवी अमाउंट ऑफ एसेट्स पे करते हैं, मतलब ज्यादा और हमेशा फिक्स हो जाता है। वो फिक्स इन द सेंस कि हम उसे बार बार नहीं करते, ठीक है। एक जनरल से वो बता रही हूँ। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है आपका, जैसे कि जो गुड्स होते हैं, सपोज करो मेरी शॉप है, तो मेरे गुड्स खत्म हो गए, मतलब मेरी ग्रोसरी की शॉप है, मैं डब का साबुन है, मैं वो बेचती हूँ, डब का साबुन खत्म हो गया, 4 दिन में खत्म हुआ, फिर से स्टॉक बनवा लिया, 4 दिन में खत्म हुआ, फिर से स्टॉक बनवा लिया, तो ये मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो आपको कंटिन्यूटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, जो आपको इन्वेस्ट करते जाओगे, मतलब ऐसा नहीं वो फिक्स है, वो खत्म हो जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ गए? इन्वेंट्री स्टॉक बहुत ज्यादा आता है नाम सुनने को आपको, इन्वेंट्री डलवाना है, इन्वेंट्री स्टॉक खत्म हो गया, इन्वेंट्री बहुत सुनोगे। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो फिक्स होता है, हमेशा नहीं करते। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? जो हमें करना पड़ता है, कंटिन्यूटी में करना पड़ता है, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब क्या करते हैं? सपोज करिए अगर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लें, तो हाँ, अगर आपको निकालना हो कि फिक्स इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कैसे, कि कितना आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट किया। सपोज करिए, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2020 अ प्रोड्यूसर हैज स्टॉक ऑफ 8 मशीन्स, मतलब जब वो बिगिनिंग हो रही थी तो उसमें प्रोड्यूसर पे स्टॉक था कितना? 8 मशीनों का। लेकिन जैसे जैसे एंड ही हैज अ स्टॉक ऑफ 10 मशीन, देन जब ईयर एंड हुआ, एंड ऑफ द ईयर में उसका स्टॉक हो गया 10 मशीन का। अब आपको निकालना है उसका फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना था? 2 मशीन्स, भाई 8 थी, 10 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 2 मशीन्स, ठीक है। तो 2 मशीन्स जो थी वो बढ़ गई, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2 मशीन का। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट हमने निकाला कैसे? स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट इन द एट द एंड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जब आपने कभी भी अकाउंटिंग पीरियड आप स्टार्ट कर रहे हैं तब देख लो कितना है, फिर एंड में देख लो कितना है, मतलब दोनों को आपस में माइनस कर दो, स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का माइनस एंड का, तो आपको पता चल जाएगा आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना था। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो क्या फायदे होते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट के? सिंपल से फायदे। सपोज करिए कि मैंने अपना लैंड बनाया, मैंने अपना कैपिटल बढ़ाया, ठीक है, लैंड और कैपिटल मैंने एनहांस कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो भाई सिंपल सी बात है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन मेरा बढ़ा, तो प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा? मैं डिमांड और फुलफिल कर पाऊंगी, चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी। जब मैं डिमांड फुलफिल कर पाऊंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी।
ठीक है, ये तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के सिग्निफिकेंस है, ये है इकोनॉमी एज अ होल। अगर हम देश की बात करूं तो मतलब पूरे देश में फिक्स इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं बार बार, मतलब फिक्स बार बार इन द सेंस कि फिक्स इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की वजह से क्या क्या सिग्निफिकेंट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, भाई मैंने लैंड खरीदा और फैक्ट्री डालूंगी तो और एम्प्लॉयमेंट दूंगी मैं लोगों को, है ना, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट से तो ये होगा। अब इसके ये तो फिक्स था। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का भी सेम, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता क्या है समझ गए। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को निकालना है तो हम फिर से वही करेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक जो हमारा इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर माइनस एट द एंड ऑफ द ईयर निकाल देंगे, माइनस करके शुरू में मतलब मैंने सपोज करिए कि मैंने दुकान खोली तो 20,000 का मेरा स्टॉक था, 20, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे निकालना है कि मेरा स्टॉक कम हुआ या ज्यादा हुआ, मतलब मुझे लॉस तो नहीं हो रहा है या बेनिफिट। अभी मैं इसमें एक और चीज समझाऊंगी। सपोज करिए कि मेरा जो था ये 25,000 का बच गया, ठीक है, 20,000 का था और यहाँ 25,000 का, तो मेरा जो स्टॉक था वो कितना 5,000 कितना था, मैंने बढ़ा लिया अपना स्टॉक, सिंपल। अब जब बात इन्वेंट्री स्टॉक की होती है, हमें कैसा पता चलेगा कि इन्वेंट्री स्टॉक में दो चीजें आती हैं। फिक्स जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो अलग था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सपोज करिए कि आपने दो टाइप का होता है, मैं आपको बता देती हूँ, इसके नाम भी देख लेते हैं हम। ये होता है आपका डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। अब डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, व्हाट डू मीन बाय दैट, समझो। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, सपोज करिए मैंने एक टारगेट बनाया, ठीक है, मेरे पास ना 20,000 के गुड्स थे, मेरे पास ना 20,000 के गुड्स थे, मैंने एक टारगेट बनाया कि भाई ये 20,000 के जो गुड्स है ना इनको मुझे सेल आउट करना है, ठीक है, और एक 1 वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर। जब मैंने ये टारगेट बना लिया तो मैंने 1 वीक के बाद देखा, चेक किया, तो इसमें से केवल 15,000 जो थे ना, वो 15,000 का तो मैं बेच चुकी, लेकिन 5,000 जो है वो अभी भी बचे। तो ये मेरा क्यों था, कौन सा हो गया, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। क्यों, क्योंकि डिमांड पीछे से कम हो गई और मैंने जितना चाहा था उतना बिक नहीं पाया, तो ये था अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। इसके बदले मैंने सोचा ये था कि मैं 20,000 का बेचूंगी, लेकिन बिक गया कितना, 25,000 का सामान। क्यों, 20,000 का था, 15 का बिका, यहाँ कम का बिका था, तो अनडिजायर्ड यहाँ ज्यादा बिक गया ना, ज्यादा का बिक गया ना, गुड्स और ज्यादा बिक गए, जितने मैं सोची थी कि मैं 20,000 का बेच ही दूं इस बार, तो लेकिन 25,000 का सामान बेच दिया मैंने, डिमांड ज्यादा हो गई, तो मतलब डिजायर्ड हो गया, मतलब यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ, यहाँ मुझे लॉस हुआ। यहाँ मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ, भाई यहाँ लॉस क्यों हुआ, क्योंकि 5,000 के गुड्स जो बिकने चाहिए थे इस वीक में वो नहीं बिके, वो पड़े रह गए मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे 5,000 के और बिक गए, डिमांड इतनी अच्छी आई, मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि 5,000 के और बिक गए, समझ गए। तो ये मेरा कौन सा हुआ, डिजायर्ड, मतलब जिसमें मैं अपना प्रॉफिट फुलफिल कर पा रही हूँ, दैट इज डिजायर्ड। जिसमें नहीं हो पा रहा, अनडिजायर्ड। मैं आपसे पूछूंगी अभी, यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है ना। समझ में आया, यस मैम, क्लियर, कोई डाउट। अब बात करते हैं, ये तो था हमारा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। पहले हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट, फिर हमने इन्वेस्टमेंट के टाइप पढ़े थे, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, क्लियर। अब आ रहा है नेट इन्वेस्टमेंट एंड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वेरी सिंपल, ग्रॉस और नेट बच्चे कभी सही नहीं करते, मेरे हिसाब से समझ ही नहीं पाते। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जब भी ग्रॉस की बात होती है तो आप टोटल बोल दो, ग्रॉस इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे, अभी बताऊंगी। और जब बात हो रही है नेट की, ये ग्रॉस और नेट में हमेशा ध्यान रखना, जब बात हो रही, और अकाउंट को इससे मिलाना मत, इको और अकाउंट का 36 का आंकड़ा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे ना ग्रॉस और नेट के, वो अकाउंट में वो जरूरी नहीं है। तो कहना मैम अकाउंट में तो ये होता है, इसमें ये होता है, वो नहीं कहना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ग्रॉस और नेट, ग्रॉस समझ के क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मैंने टोटल जितना भी इन्वेस्ट किया, चाहे वो मैंने फिक्स एसेट को खरीदा हो, ठीक है, चाहे मैंने उसके साथ मेरा डेप्रिसिएशन हुआ हो, मतलब मैंने कोई सामान बेचा हो उसमें डेप्रिसिएशन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, मतलब कोई सामान खराब हो गया मैंने उस पर एक्सपेंस करे हो, कुछ भी, मतलब एवरीथिंग व्हाट एवर विल हैपन टू माई एसेट्स, मतलब जितना भी मैं इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है, उसे बोलेंगे ग्रॉस। समझ गए। अब समझो नेट, नेट में सिर्फ और सिर्फ जो मैं नया खरीदूंगी ना, न्यू आइटम्स या न्यू एसेट्स आप परचेज करोगे, सिर्फ उसका हम देखेंगे। समझे डिफरेंस,
समझ में आया ग्रॉस और नेट में? हाँ, इसमें तो सब कुछ आएगा, मतलब आपने जितने भी पुरानी मशीन पे एक्सपेंस किए, नया खरीदा, सब कुछ, यू विल ऐड एवरीथिंग इन ग्रॉस। लेकिन नेट में आप क्या करोगे, नेट में केवल जो न्यू एसेट्स थे ना आपके, नए वाले एसेट्स, समझ रहे हो? कौन से नए एसेट? सिर्फ ओनली नए जो इस साल आपने खरीदे, दैट इज बस वो निकलेंगे। बस इतना सा ध्यान रखोगे, ग्रॉस और नेट में कभी कंफ्यूज। ग्रॉस में पहले का भी आ जाएगा, ग्रॉस में सारी सब कुछ ऐड होगा, नेट में लेकिन सब कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ करंट ईयर का जो नया खरीदा है ओनली। कोई भी एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन हुआ वो भी नहीं ऐड करेंगे, ना माइनस करेंगे, नथिंग एल्स। सो वी आर गोना डिफरेंस ओनली, मैं कोई डिफाइन नहीं करूँ, इसकी डिफरेंस पढ़ना है उससे समझ में आ जाएगा। समझिए, ध्यान से सुना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट as well as expenditure on the replacement of existing assets during an accounting period। चाहे आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, चाहे उसमें किसी वजह से परेशानी हो गई हो, आपने कुछ भी करा, you will include everything in that। Is it clear? Okay। And net में it include expenditure by the producers on the purchase of new assets only। Clear? कोई डाउट? More specifically बताऊं तो it doesn't include any expenditure by the producer on the replacement of existing asset। मतलब पहले से जो भी कोई एसेट है उस पर होने वाला कोई भी एक्सपेंडिचर नेट में इंक्लूड नहीं होगा। बस मैंने तभी ये सिर्फ सिंपल सी चीज लिख दी। नेट मतलब न्यू एसेट, ग्रॉस मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, वॉट एवर विल हैपन इन एन अकाउंटिंग पीरियड, यू विल एड एवरीथिंग इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन देते हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर सपोज करिए कि एक अकाउंटिंग पीरियड हमने 1 ईयर का लिया, मैं 1 ईयर का लेके चलती हूँ, ठीक है? अकाउंटिंग पीरियड मुझे बताना, सुनिए आप, एक 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड हुआ मेरा। अब मैंने क्या करा कि भाई पहले मैं ग्रॉस और नेट दोनों निकालना, ठीक है? तो भाई मेरी एक शॉप है, ग्रॉसरी ले, क्या ले बताओ, अपनी वजह से बताओ क्या ले, जो फैक्ट्री लगाई, हाँ पार्टी कॉस्मेटिक, ठीक है, एक फैक्ट्री लगाई, कॉस्मेटिक बोल रही हैं, चलो कॉस्मेटिक ले लेती हूँ, कोई बात सबसे पूछूंगी, ठीक है? निकाल के दिखाना। मैं ये कॉस्मेटिक्स, भाई कॉस्मेटिक्स में मैंने क्या करा, कॉस्मेटिक्स ली तो उसके अंदर कॉस्मेटिक्स में मशीन्स कौन सी लूँ, जो उसमें चेक करने वाली मशीन्स होती है ना, सामान को वो आप देखा होगा जब आप मॉल में वगैरह में जाते हो तो सामान को वो चेक करती है, सेंस करती है, फिर वो दिखाती है वो। तो मतलब मान लो वो जो मशीन्स थी उसमें मैंने इन्वेस्ट किया, न्यू मशीन ली मैंने, एक तो ली न्यू मशीन ली 20,000 की, ठीक है? एंड प्लस मैंने लिया एक तो वो मशीन, और मेरे ना पुरानी मशीन खराब हो रही थी, ठीक है? पुरानी जो मशीन थी वो खराब हो रही थी, तो मैंने उसे रिपेयर कराया, उसमें मेरे लगे 5,000, ठीक है? और मैंने न्यू खरीदा, न्यू उसके लिए मेरा जो गेट है मैंने वो बनवाया, ठीक है? जो बनवाया वो 20,000 बैठा, ठीक है? और मेरा जो उसकी जो कबर्ड्स थी वो मुझे रिपेयर कराने पड़े, ठीक है? अपना कैपिटल जो है वो रिपेयर कराया, कैपिटल रिपेयर या वो दो अपने रेनोवेशन कराया, रेनोवेट कराया, उसमें लगे मेरे 25,000। मुझे बताओ इतने चार में से बता दो, व्हाट वाज द ग्रॉस एंड द नेट इन्वेस्टमेंट? What is this fourth one? कैपिटल रेनोवेशन, रेनोवेट कराना। रेनोवेट मतलब समझते हो? समझ गए? तो मतलब रिपेयर ही हो गया ना जैसे। What is the answer? What is your answer? Gross 70,000. gross 70,000, यस, Net is 40,000. 70,000 और नेट इज 40,000. ओके। तो आपने ग्रॉस निकालने के लिए क्या करा? यू विल ऐड एवरीथिंग, Yes. है ना? एंड नेट निकालने के लिए व्हाट यू विल डू? We'll add only new things. Yes. Yes. ठीक है, वेरी गुड, समझ गया, होशियार बहुत हैं आप। Thank you. थैंक यू मैम। गलती से निकल गया मेरे मुंह से। ऐसे नहीं करते। अच्छा चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन को एक नाम से और पुकारा जाता है, हम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है? हाँ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? डेप्रिसिएशन मतलब हुआ, देखो अगर इसको नाम से देखें, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यस एग्जैक्टली सही बैठ रहा है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि भाई जो हमारी प्लांट है, जो हमारी मशीनरी है, जो लैंड है, जो लेबर नहीं आएगा, जितनी
जितनी भी हमारी कैपिटल है, ठीक है, जब वो कुछ समय यूज हो जाती है, यूज होने के बाद मतलब हमने उसे कंजप्शन कर लिया ना उसका, तो हमने फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन कर लिया, तो उसे फिक्स कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मतलब ये चेयर है, ये नई थी, ये मैंने यूज कर लिया, है ना, ये मेरी कैपिटल थी, इसे मैंने यूज कर लिया, तो मैंने इसे जब यूज कर लिया तो मतलब मैंने अपनी चेयर का यूज करके इसका कंजप्शन, यूज करना मतलब क्या, कंजप्शन भी तो होता है, यूज करने का दूसरा वर्ड कंजप्शन भी हो सकता है, तो मैंने इसे यूज कर लिया, मीन्स कंजप्शन ऑफ माय फिक्स कैपिटल। ये कोड है, ये मेरी फिक्स कैपिटल थी, एक बार लगा लिया, बार बार तो लगाऊंगी नहीं इसको, तो फिक्स कैपिटल लगा ली मैंने, इसके बाद मैं इसे यूज कर रही हूँ कॉन्टिन्यूसली, तो मैंने इस वर्ड का कंजप्शन कर लिया। इज इट क्लियर? तो मैंने ठीक है कर लिया कंजप्शन, तो इसे बोलते हैं, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट या डेप्रिसिएशन 3 टाइप का हो सकता है, या 3 तरीके से होता है। नॉर्मल वियर एंड टियर, बड़ा अच्छा सा लगता है ये, नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब यूज कर करके खराब हो गया, नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है। एंड एक्सीडेंटल डैमेज, और मतलब किसी वजह से टूट गया या मतलब इसमें कुछ लग गया, हाँ, जैसे बाइक में एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, हाँ बिल्कुल। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब क्या होता है, न्यू टेक्निकल, हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब होता है, जैसे कि मान लो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का एग्जांपल ले, तो भाई ये एक्सपेक्टेड था आने वाले समय में जो आज टेक्नोलॉजी है वो यूज नहीं होगी, नई टेक्नोलॉजी इसका यूज होगा। शादी की बात करें तो पहले की शादियों में लोग बहुत आराम से आ जाते थे, बट आज के टाइम में लोग, लड़कियां जब आती हैं, दुल्हन न्यू ब्राइड आती है, तो वो कैसे कभी पालकी में आ रही है, कभी किसी चीज में आ रही है, पता नहीं आने में हंस वंस में उड़ के नहीं आ रही पता नहीं क्या, तो ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है जो मतलब हो सकता है, मतलब वो टेक्नोलॉजी और समय के साथ बदलाव होगा, तो हम पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं और नई चीजों को अपना लेते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इज इट क्लियर? तो 3 टाइप का हो सकता है डेप्रिसिएशन, इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वियर एंड टियर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो यूज करके खराब कर ले, हम कपड़े पहनते हैं, यूज कर लेते हैं, फट गए, वियर एंड टियर हुआ, खत्म, वियर एंड टियर, चलो फाड़ दो, यूज और फाड़ दो। दूसरा हुआ आपका, जब हमने क्या करा, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, उससे डेप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब वैल्यू, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का घटना, उसकी वैल्यू का घटना, तो वैल्यू 3 तरीके से घट सकती है, नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा एक्सीडेंटल डैमेज, एंड तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। इज इट ऑब्सोलेंस या ऑब्सोलेस, हाँ ऑब्सोलेंस ही बोलेंगे इसको। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब समझ के क्या हो गया। अब भाई एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अब सिग्निफिकेंस, अब डेप्रिसिएशन फंड की बात करते हैं। दूसरा डेप्रिसिएशन समझ के, कोई डाउट? बहुत आसान था, बहुत हमेशा पढ़ रहा है, अकाउंट्स में भी पढ़ा है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन फंड। देखिए मान लीजिए मैं हूँ, मुझे पता है कि मैंने अपनी बहुत अच्छी खासी फैक्ट्री वगैरह लगा ली और उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो करोड़ों में हुआ, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि डेप्रिसिएशन को मैं रोक नहीं सकती, है ना, मतलब डेप्रिसिएशन जो होगा वो होगा, मैं उसे नहीं रोक सकती, लेकिन डेप्रिसिएशन होगा उसको मैं रिकवर कर पाऊं, उसके लिए मैं कुछ अमाउंट में पैसा रिजर्व करके रखूंगी। मतलब मुझे पता है आज मुझे 4 मशीनें लगाई हैं, ये 4 मशीनें खराब भी हो सकती हैं, तो ऑल ऑफ सडन में इतना फंड कैसे इकट्ठा करूंगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट का पैसा बचा के रखता है। कोई भी जो ऑनर होते हैं, जो अपना जो फैक्ट्री डालते हैं, वो रिजर्व रखते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं जिसे। मतलब या तो वो आपकी चीजें खराब हो जाएंगी, उसमें लगाने के लिए एक्सपेंसेस उसी से भरे जाएंगे। भाई हम बिजनेस से पैसा नहीं निकाल सकते चीजों को खराब हो गई तो सही करने के लिए। हर चीज का, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें हर चीज का ना अलग एक फंड होता है, मतलब अलग रिजर्व होता है, उसी रिजर्व से वो पैसा निकालते हैं, निकाल के वहां पर लगा देते हैं। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मतलब होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा कि मान लीजिए कि मेरी एक मशीन खराब हो गई, 4 मशीन थी भाई, 4 मशीन में से मेरी 4 मशीन थी, ठीक है। अब इन 4 मशीन के बिना मेरा काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, इस मशीन में एक्सीडेंटल डैमेज हो गया कुछ, तो ये मशीन काम करना बंद कर दी। जब मेरी ये 4 मशीन थी तो ये चारों मशीन मिलकर बना रही थी क्या, मतलब प्रोडक्शन कर रही थी 1000 बिस्किट्स के पैकेट का। इन चारों से मिलकर 1000 बिस्किट्स के पैकेट्स बनते थे, ठीक है। अब भाई एक मशीन कम हुई तो 750 बिस्किट के पैकेट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही। अब भाई लोगों की डिमांड जब मैं फुलफिल नहीं कर पा रही तो मेरा जो होगा लॉ ऑफ इकोनॉमी हो जाएगी, मेरी जो इकोनॉमी थी वो लो हो जाएगी। इकोनॉमी लो तो प्रॉफिट लो, प्रॉफिट लो तो इनकम लो, प्रॉफिट मतलब इनकम ही खत्म, इनकम और जीडीपी भी लो, मतलब बस पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ गया।
अब मान लो मेरे पास रिजर्व होता, जैसे ही ये हुई खराब तुरंत नई मशीन लगा दी मैंने, नई मशीन लगाई तो मेरा बैलेंस जो है वो बना रहेगा एज इट इज। समझ गए इस बात को? तो इसका रिजर्व का फंड, ये जो हमारा रिजर्व फंड रखते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? मेंटेन रखना, जो सर्कल हमारा चल रहा था उसको मेंटेन रखने का काम होता है उसका। आगे समझ? कोई डाउट? अच्छे से बोलो। Maintain the no ma'am. हाँ, टू मेंटेन द Stock of fixed assets. स्टॉक्स ऑफ फिक्स एसेट, या फिर मतलब टू मेंटेन द साइकिल ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कुछ भी बोल To सकते maintain the business cycle. हैं। हाँ, बिजनेस साइकिल। इज इट क्लियर? बहुत आसान टर्म में समझा रही हूँ तुम्हें, ठीक है ना? बाद में से तुम पढ़ोगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। अब आता है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जो आपने ऑब्सोलेंस पढ़े थे, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड हमें पता है टेक्नोलॉजी नहीं आई, अनएक्सपेक्टेड भूकंप आ गया, Oh, loud. बस बात खत्म हो गई। ऐसे समझो, जितने भी हमारे क्लाइमेटिक डिजास्टर्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, हमें नहीं पता कब आ जाए। सपोज करिए कि मेरा ना काम ये शुक्र बाजार में जैसे मार्केट लगता है, तो आपने देखा ना मार्केट लगता है, अब भाई आए वो बेचारे, उन्होंने लगाया वगाया सब, उन्हें पता था आज मेरा 20,000 का मुनाफा है, 20,000 का मुझे कमाई करनी है, ऑल ऑफ सडन आंधी तूफान बारिश सब आ गया। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है, ये फिक्स एसेट नहीं है लेकिन एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, मतलब कि उनकी कमाई तो नहीं हुई ना, अनएक्सपेक्टेड था ना उनके लिए, तो इसे अनएक्सपेक्टेड बोलोगे आप। जो हमें पता नहीं, क्लाइमेटिक होता है, ठीक है, वो कि कहीं भूकंप आया सब कुछ तबाही हो गया, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा थोड़ी था, तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, बस इन्हें इन टर्म से याद रखो। क्लियर? एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे सबके घरों में, शटर वाले टीवी थे, तुम्हारे घर में थे, मेरे घर में था, उसे ना शटर ऐसे खोलते थे और वो टीवी निकल के आता था बाहर, उसे देखते थे हम। तो आज के टाइम में जो कलरफुल टीवी आ रहे हैं उसका भी जमाना नहीं है, टीवी तो नहीं चल रहे ना कलरफुल, आज के टाइम में एलसीडीज आ रही हैं, और एलसीडी भी पीछे जा रही है बहुत ज्यादा, अब स्मार्ट टीवी आ रहे हैं आगे। तो समझ रहे हो, तो आउटडेटेड जैसे होती जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि समय बढ़ेगा, समय बढ़ने के बाद साथ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एक्सपेक्टेड। आज के टाइम में देख लो, पहले फोन आता था बटन वाला, बटन के बाद आया टच स्क्रीन, ठीक है, थोड़े थोड़े कलरफुल फोन आए, कलरफुल के बाद आ गया टच स्क्रीन, आज के बाद दो इतने स्मार्टफोन आ गए, ऐसे तो देखिए अब आया सैमसंग ने नए निकाले फोल्डेबल, जो पूरा फोल्ड हो जाता है, आने वाले समय पता नहीं क्या होगा, इतना सा फोन होगा उसे पता नहीं क्या कर लेंगे हम। तो एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है, जैसे लोगों का ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा है, लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। अब पहले कैश इन हैंड होता था भाई, बिना पैसे पेमेंट। हाँ, आज के टाइम में तो बस फोन हो हाथ में, बस बहुत है, कहीं भी किसी से भी कितना भी पैसा ट्रांसफर करो, जाओ, और कुछ नहीं है, कैश 1 रुपया भी नहीं है, तब भी आपका काम चल जाएगा। पहले तो कैश भर भर के यहाँ छुपाओ, यहाँ जा रहे हो वहाँ लेके जाओ। तो दिस वॉज द एक्सपेक्टेड थिंग्स, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि भाई समय के साथ साथ बदलाव होंगे, लेकिन भूकंप का आना एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। क्लियर? Yes. डाउट क्लियर है ना? हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। अब समझिए एक चीज और, ये जो डेप्रिसिएशन होता है और कैपिटल लॉस, इसमें क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट एंड कैपिटल लॉस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? कैपिटल लॉस हो रही है तो वो भी तो डेप्रिसिएशन ही हुआ ना, लेकिन डिफरेंस है, सुनिए। कैपिटल लॉस मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ, इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट व्हाइल दीज आर बीइंग कंटीन्यूअसली यूज्ड, राइट? लेकिन कैपिटल लॉस इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज। कैसे? मतलब हाँ, क्वेश्चन का ये मतलब है, depreciation होता है उसको हम यूज होने के बाद यूज होने के बाद जब वैल्यू घटती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमने यूज भी नहीं करा, भाई नई कंपनी खोली, वो बंद पड़ गई, मशीनें खराब, होता नहीं है, नई नई मशीन रखी आपने यूज नहीं करा, तो वो कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस में ये भी आ सकता तो है। आपने देखा बहुत जगह गवर्नमेंट फैक्ट्री लगवा देती है, वो चलती नहीं, या मतलब चला नहीं पाती उसको, वहाँ काम नहीं हो पाता उसका, तो बंद, तो लैंड लगा हुआ मैच, पैसा सब कुछ बर्बाद होता है ना। बहुत सारे पार्क में मशीनें गवर्नमेंट लगा के छोड़ दी, कोई यूज ही नहीं करता। कैपिटल लॉस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। एंड डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है, तो कैपिटल लॉस को अलग रखिएगा और डेप्रिसिएशन को अलग रखिएगा। क्लियर? बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लॉस। लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ाएंगे आज की वीडियो में, उसके बाद हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी बढ़ा लेंगे। दो इस टॉपिक है वैसे, ओके। खत्म कर देते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। स्टॉक्स एंड फ्लॉस क्या होता है? क्या हुआ? थक गए? नो मैम। स्टॉक स्टॉक जो है हमारे पास, जो हमारे शॉप में है,
स्टॉक एंड फ्लोस, बहुत ही छोटे उससे बताऊंगी, मतलब इतना बड़ा नहीं समझाऊंगी आपको। स्टॉक पहले थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं, फिर उससे डिफाइन कर जाएगी। आ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने कॉस्मेटिक पे ही चलते हैं। कॉस्मेटिक में मैं हर महीने क्या करती हूँ, शैम्पू की बात करूँ तो कौन सा शैम्पू लगाते हो? ट्रेसेमे, ट्रेसेमे, Sunsilk। मतलब मान लो या सनसिल्क। चलो भाई, और भी कुछ है? Dove। ठीक है, चलो डव। दैट्स इनफ। तो हम ना ये शैम्पू ना मैं हर महीने 30 बॉटल्स इसकी, 30 इसकी और 30 इसकी मंगाती हूँ। ठीक है, ये मेरा हमेशा रहता है कि मेरा ये टारगेट होता है। टारगेट कह लो कि बिकती ही बिकती है इतनी बॉटल हर किसी की इन 1 मंथ। अब जब एक महीने में इनकी इतनी बॉटल बिकती ही बिकती हैं तो ठीक है, तो मैं हर महीने इसमें हर दिन जा के चेक थोड़ी करूँगी 1 2 3 4 29 होगी, एक और मंगाओ। विल नॉट डू दैट ना, व्हाट यू डू, ऑब्वियसली ऐसे नहीं करते। अगले दिन जाओ, अरे 28 रह गई, चलो एक और मंगा लो, खा लो भाई, एक बोतल भेज देना। ऐसे थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना ऐसे। तो भाई हम एक महीने बाद चेक करेंगे ना, तो हमने क्या करा, इससे ही बोल रहे हैं एक महीने बाद मैं जाऊंगी और चेक करूंगी अब मेरे पास ये कितना स्टॉक है, इसे वापस से 30 करने के लिए मुझे कितनी बॉटल्स और मंगानी है। मान लो कि भाई इसमें से 20 बिक गई, 10 रह गई, तो मैं अब 20 का स्टॉक और डाल लूंगी 30 को मेंटेन करने के लिए। साथ साथ उसकी डेट वगैरह भी सब चेक करा जाता है, लेकिन मैं एक जनरल उसमें बना तो 20 बिक गई, 30 और ऐड कर ली, बस बात खत्म। ठीक है, 20 बिक गई तो 10 और 20 और ऐड कर ली, सॉरी 10 थी और 20 और ऐड कर ली। क्लियर है ना? या तुम एक दिन जाके चेक करोगे 1 2 3 4 5 6, अरे एक और मंगा, नहीं करेंगे ना। तो इसे ही बोला गया कि स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम मेजर कर लेंगे, उसी पे जाके चेक करेंगे हम उसको। ठीक है, वैसे एक महीने में स्टॉक नहीं चेक होता है कहीं भी, अकाउंटिंग पीरियड होता है पूरा एक, मतलब 6 महीने या फिर महीने, वो बात अलग है कि किसकी शॉप कैसे रन कर रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी वरना तो अच्छे खासा अकाउंटिंग पीरियड में चेक होता है स्टॉक। नहीं, कई बार होती है ना, कोई ग्रोसरी ऐसी तो भरी रहती है हर समय, तो उनको स्टॉक जल्दी जल्दी चेक करना पड़ता है क्योंकि स्टॉक जल्दी खत्म होता है, लेकिन वो मंगाते भी स्टॉक अच्छा है। चलिए बात करते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, ये तो था हमारा स्टॉक। अब बात करते हैं फ्लॉस। फ्लॉस मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब मेंटेन करना, फ्लॉस मतलब जाना। समझिए क्या बात है। चलिए ठीक है, इससे लेते हैं फ्लॉस, स्टॉक और फ्लो। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं छोटी सी। हाँ भाई, ये हमारा फ्लॉस डिपॉजिट करे आपने बैंक में, समझिएगा। ठीक है, ये हमारा है फ्लो, ये हमारा बैंक है। ठीक है, ऐसे करके बना लेते हैं बैंक। आपने इस बैंक में डिपॉजिट करे, आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में 2000 पर, समझे? अब ये बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ये आपका बैंक नहीं है, सिर्फ आपने डिपॉजिट करने गए बैंक में। ठीक है, अब आपका क्या है? स्टॉक। यहाँ आ गया आपका, मुझे खुद ही बता दोगे अभी आप, ये है आपका भाई, कौन सा बैंक में पैसा रखते हो, जल्दी जल्दी बता दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। हाँ भैया, ये हमारा SBI। चलो भैया, ये हमारा SBI है। मेरे अकाउंट में इकट्ठा हुआ पैसा है 20,000। अब क्या होता है कि मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, विड्रॉल करती हूँ 1000 पर मंथ। ये भी फिर से बन गया हमारा फ्लो। कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा। क्या मतलब? डालना निकालना। हाँ, सही पकड़ेंगे। कौन था डालना निकालना? विड्रॉल कर लिया मैंने 2000। चलो भाई, ये मैं कर रही हूँ पर मंथ। सॉरी, 2000 कैसे कर लूंगी, दो तो डाल रही ना, 1000। समझिए अब इसको। स्टॉक और फ्लो एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कैसे? आपका ये बैंक का अकाउंट है, ठीक है, आप इससे पैसे कब निकाल सकते हो? जब इसमें डालोगे। हाँ, ठीक है, आपने इसमें पैसा डाला, मतलब आपने हर महीने आप इस बैंक में अपने डिपॉजिट करते हो कितना? 2000। तो इकट्ठा कर करके 20,000 हो गया, निकालते 1,000। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट ज्यादा है और निकालने वाला अमाउंट कम है। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज, ये म्यूचुअली डिपेंडेंट क्यों है, अगर आप डिपॉजिट ही ना करो तो यहाँ अमाउंट होगा नहीं, स्टॉक होगा नहीं, स्टॉक होगा ही नहीं, तो विड्रॉल कहाँ से करोगे? फ्लो भी नहीं होगा, तो फ्लो भी नहीं होगा। इसे बोलते हैं फ्लो, मतलब आप पैसा डालते हो, स्टॉक इकट्ठा होता है, फिर वहां से निकलता है। ठीक है, स्टॉक मतलब जमा हुआ पैसा,
जाने वाला पैसा भी फ्लो और निकालने वाला भी फ्लो। फ्लो मतलब किसी बिजनेस में, आप बिजनेस के टर्म में बात करूं, निकाल रहे हो ना, फ्लो ही तो हो रहा है यहाँ से, मतलब निकल रहा है ना पैसा। और यहाँ पे भी डल रहा है, ठीक है, यहाँ डल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो निकल ही रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है, तो फ्लो तो हुआ ही ना ये। अब बिजनेस की बात करें, जब आप अपने बिजनेस में पैसा डालोगे ही नहीं तो उससे इनकम की उम्मीद भी कैसे कर सकते हो? मतलब स्टॉक इकट्ठा करोगे ही नहीं तो इनकम जनरेट होगी कैसे? तो ये बिजनेस जो होता है ना आपका, इकोनॉमी फ्लो पे डिपेंडेंट करती है। पैसा डालोगे मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप इनकम निकाल सकते हो, वरना नहीं। मान लो तुमने शॉप खोल के बैठ गए, अबे गुड्स रखोगे तो ही तो बिकेंगे ना, कोई शॉप देखने थोड़ी आ रहा है आपकी, उसको मेंटेन करोगे तभी तो। ये टिक्की लगा लिया आपने शॉप, टिक्की बेचेंगे, टिक्की नहीं है तो क्या करोगे? क्या खरीदेगा भाई? मैं टिक्की बेचता हूँ लेकिन टिक्की है नहीं मेरे पास, व्हाट डू यू से? ऐसे बोलोगे मैं टिक्की बेचता हूँ लेकिन मेरे पास है नहीं, देखो खत्म हो गई और मैं स्टॉक रखता नहीं हूँ, तो क्या वो तुम्हें पैसे देके जाए क्योंकि तुम्हारी टिक्की की दुकान है, लो पैसे लो? नहीं ना। तो आपने टिक्की का सामान लाया, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ? जब आपने इन्वेस्ट करा उसमें पैसा तो आपने टिक्की बेची तो पैसा मिला, पैसा मिला बैंक में डिपॉजिट करा, फिर जब जरूरत हुई फिर निकाल लिया, हो गया ना फ्लो, हो गया ना स्टॉक। समझ गए? स्टॉक इज व्हाट? जो आप पैसा जमा करके रखते हो, दैट इज स्टॉक। ठीक है, अब बिजनेस के टर्म में भी समझ गए व्हाट इज स्टॉक और व्हाट इज फ्लो। मतलब पूरी इकोनॉमी स्टॉक और फ्लो पे डिपेंड करती है। ठीक है, पैसा डालोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। हर कोई बिजनेसमैन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है, पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्टमेंट करता है तभी वो इनकम गेन करता है। समझ में आया? यस मैम। हंस रहे थे तुम लोग तो। A point to be noted is that your stock of saving depends upon your flow of deposit into your saving account. Likewise, your flow of withdrawal depends upon your stock of savings. मतलब yes, मतलब आपका जो इसमें सेविंग कितनी होगी, स्टॉक कितना इकट्ठा होगा, ये आपके किस पर डिपेंड करता है? फ्लो पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपका विड्रॉल कितना होगा ये किस पर डिपेंड करता है? आपकी सेविंग पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको चाहिए कि आपका स्टॉक ज्यादा हो तो आपको ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, है ना, फ्लो ज्यादा करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि इसमें डिपॉजिट ज्यादा अच्छा सा बना रहे तो इनकम कम निकाला करो, मतलब विड्रॉल कम करो। हम जब गुल्लक में पैसे डालते हैं, हम डालते हो, सेविंग करते हो पिगी बैंक में? नहीं करते, करना आपसे। तो जब पिगी बैंक में पैसे डालते हैं तो हम डाल के भर लेते हैं तभी तो सोचते निकालेंगे। क्या तुम ऐसा करते हो कि डाल दी, आज डाल ली कल निकाल लूंगी, खत्म बात, एक दिन की सेविंग थी? ऐसे नहीं करते ना हम पिगी बैंक में पैसा भर देते हैं, भरने के बाद क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बहुत सारा पैसा होगा, चलो आज जरूरत है मैं निकाल देती हूँ। ऐसे तो मतलब हम डालते ज्यादा और निकालते कम है। ठीक है, और ये कितनी सेविंग होगी, कितना आपका स्टॉक इकट्ठा होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपका फ्लो ज्यादा है तो स्टॉक ज्यादा है, और आपका विड्रॉल कम है तो भी स्टॉक ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड। ये तो था हमारा एक टॉपिक बचा है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अगर आप चाहो तो आई कैन ऑल्सो एज वेल, तो हमारा खत्म हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, ओके ओके। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, बहुत आसान है, ये टॉपिक तो खत्म कर ही लेते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? हमारी इकोनॉमी 4 सेक्टर पे बेस्ड है, बस पता है आपको? हमारी इकोनॉमी के अंदर केवल 4 सेक्टर है। लेट मी राइट। यस, ओनली 4 सेक्टर्स। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, फर्स्ट इज व्हाट? हाउस होल्ड कौन होते हैं? हम लोग, हम हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा आपका है कौन सा? प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा है गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? द एक्सटर्नल सेक्टर, जो इनको छोड़ के बचे। NGOs like हाँ, गवर्नमेंट, external। हाउस होल्ड, इसमें आते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हम जितने अच्छे लोग हैं हम जैसे। प्रोड्यूसर, जो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, लाइक फार्मर्स, जो फैक्ट्री में चीजों का प्रोटेक्शन करते हैं, सारे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से नाम है जो प्रोड्यूस करते हैं चीजों को, बिजनेसमैन। गवर्नमेंट पता ही हमें, गवर्नमेंट आती है इसमें, गवर्नमेंट के द्वारा किए सारे काम। एक्सटर्नल, इसको 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 छोड़ के जो भी बचा वो इस सेक्टर में आ जाता है। ओके, NGOs like हाँ, लाइक NPOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो पढ़ रहे थे आप अकाउंट्स में, पढ़ाया था लास्ट कल। यस मैम। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? नो। ओके,
चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम प्रोड्यूसर सबसे पहले एग्जांपल से देख लेते हैं आपके हाउस होल्ड का, तो बहुत अच्छा सा है, हम लोग ही आ जाते हैं। अगर बात करें प्रोड्यूसर सेक्टर की, प्रोड्यूसर सेक्टर में लैंड, लेबर, कैपिटल सारे आ जाएंगे। लैंड, लेबर, भाई लेबर भी तो प्रोड्यूस करने का काम कर रही है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर में आ जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको बताइए कौन कौन से आ जाएंगे, जिसमें हम गवर्नमेंट आ जाएगी सारी हमारी, कौन कौन सी गवर्नमेंट जो वेलफेयर एजेंसी होती है वो भी आ जाएंगी उसके अंदर। वेलफेयर एजेंसी वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो वेलफेयर एजेंसी होती है हमारी, समझ गए। एंड एक्सटर्नल सेक्टर जो है, हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ सर्विसेज की बात हो रही है सर, यहाँ पे आपकी बात हो रही है सेक्टर्स की, किसमें किसको डाला जाएगा। अब बात करें एक्सटर्नल सेक्टर की, तो एक्सटर्नल सेक्टर में कौन आ जाएंगी, सर्विसेज सारी, इनको छोड़ के जो बचा, ठीक है, इनको छोड़ के क्या बचा, एंड इनको छोड़ के क्या बचा, वेलफेयर एजेंसी गवर्नमेंट में आएंगी, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाली एजेंसी है तो, जैसे है ना, प्राइवेटली एनजीओ खोलेंगे तो एक्सटर्नल में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना, टीचिंग वो एक्सटर्नल। हाँ वो एक्सटर्नल, सारी सर्विसेज जो है ना, डॉक्टर, टीचर, वो इसमें आ जाएंगे, क्लियर। तो हमारे 4 सेक्टर पे डिपेंड करती है पूरी इकोनॉमी, ठीक है, 4 सेक्टर में सब कुछ आता है। बताओ कितनी बड़ी इकोनॉमी है, सिर्फ 4 सेक्टर में, बताओ। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टरल फ्लॉज, जो आपका लास्ट नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है इंटरसेक्टरल फ्लॉज। इंटरसेक्टरल फ्लॉज मतलब क्या होता है, इनमें सिर्फ ये कह रहे हैं ये चारों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ्लॉज। मतलब अगर प्रोड्यूसर ना हो तो ये हाउस होल्ड की नीड्स कैसे पूरी होगी, अगर हाउस होल्ड की डिमांड ही ना हो तो ये करेंगे क्या, काम ही क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट ना हो तो अगर प्रोड्यूसर है तो मतलब गवर्नमेंट ना हो तो लॉ एंड डिफेंस कौन मेंटेन करेगा, कौन करेगा। अगर ये है प्रोड्यूसर है, मतलब पैसा कमाने के लिए बैठा है, तो गवर्नमेंट इन पे लगाम लगाने के लिए भी बैठी है, ठीक है। इनके अलावा कोई वेलफेयर और कोई कुछ करना चाहता है, जो सर्विसेज है जिसके में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ जाएंगे फिर। तो कहने का मतलब ये चारों जो है वो एक दूसरे पे प्रॉपरली डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना तीसरा नहीं। और इस पे ही डिपेंड करती है हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो पूरा इकोनॉमिक्स का साइकिल है वो भी इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हाउस होल्ड पैसा लगाता है, गुड्स खरीदता है, तब प्रोड्यूसर के पास वो पैसा जाता है और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। सपोज यहाँ से पैसा निकल ही नहीं रहा, मतलब उसे गुड्स की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा और क्यों करेगा, नहीं करेगा ना। इससे पैसा निकल रहा है, इस पे जा रहा है, फिर ये प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ इनकम टैक्स देके गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसियां खोल रही है, उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है नॉर्मल पीपल्स को, हम लोगों को, वो हमें एक्सटर्नल सर्विसेज यहाँ से मिल रही है जिसकी हमें जरूरत है। तो मतलब इन शॉर्ट आप देखो तो सब कुछ डिपेंड है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ्लॉज, ठीक है। इंटरसेक्टरल फ्लॉज मतलब क्या होता है, सारे हमारे इकोनॉमिक सेक्टर एक दूसरे पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, और अगर ये डिपेंडेंट नहीं होंगे मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता, और इसे इकोनॉमिक साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है, इंटरसेक्टरल इकोनॉमिक साइकिल। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब ये इंटरसेक्टरल फ्लो 2 टाइप का होता है, रियल फ्लो और दैट इज द मनी फ्लोज, रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज। रियल, हाँ हाँ, रियल फ्लो समझिए, रियल फ्लोज रेफर टू द फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। रियल मतलब गुड्स जब गुड्स और सर्विसेज का ओनली, जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है किन्हीं 2 सेक्टर के बीच में, मतलब मान लो इस सेक्टर के और इस सेक्टर के बीच में जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा ना, इसलिए इस सेक्टर के बीच में और इस सेक्टर के बीच में किसका फ्लो हो रहा है, गुड्स का और सर्विसेज का। तो जब गुड्स और सर्विसेज का 2 सेक्टर के बीच में फ्लो हो रहा है, केवल मनी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो उसे रियल फ्लो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में जब पैसों का लेन देन हो रहा है तो उसे बोलेंगे क्या, मनी फ्लो, ठीक है। अब समझो तुम कैसे होगा भाई, हाउस होल्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, गुड्स का फ्लो कैसे होगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को गुड दे रहे हैं, इस फ्लो को हम बोलेंगे क्या, सर्विस, रियल फ्लो, और हाउस होल्ड में पैसा देगा प्रोड्यूसर को, है ना, वो पैसा देगा प्रोड्यूसर को, मनी फ्लो, समझ गए। हाँ इजी है, बहुत इजी है, बस इतनी चीजें ध्यान रखना है, इसमें से गड़बड़ नहीं होगी फिर आपको। चलिए ठीक है, एक टॉपिक लास्ट बचता है, यस मैम, क्या हम इसे भी करा देना चाहिए, बट इट विल टेक लिटिल टाइम टू कंप्लीट, देन वी विल मेक दिस टॉपिक क्लियर इन योर नेक्स्ट पार्ट।